हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी। Will be the last full budget of this government, a final chance to impress the voters and push a new and bold economic agenda. ये बजट टेक्नोलॉजी और भारत की डिजिटल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसलिए ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होने के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक भी है और काफी प्रोग्रेसिव है, यानी ये भविष्य का बजट है। क्या मोदी सरकार 2024 के चुनाव में युवाओं के बीच रोजगार के आंकड़े की जगह स्टाइपेंड यानी भत्ता देने के आंकड़ों को लेकर जाना चाहती है? जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें ट्रेनिंग और भत्ते के नाम पर टहलाया जा रहा है। कौन नहीं जानता है कि इस देश में नौकरी की हालत खराब है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बजट में मिडिल क्लास को मिली टैक्स छूट की हो रही है। किस तरीके की जॉब्स क्रिएट हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? साल 2023 का ये बजट बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस साल का बजट बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट था और अगला संपूर्ण बजट साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि ये बजट बीजेपी सरकार के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का आखिरी मौका था। और इस बजट से आम लोगों को यानी कि आपको क्या मिला और इसमें आपका क्या फायदा, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बजट को आसान भाषा में समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बजट होता क्या है। बजट आसान भाषा में आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस का लेखा जोखा होता है और जब आप इसका हिसाब किताब लगाते हैं इसी को बजट बोलते हैं और ये आप सभी के घर में होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके घर में टोटल 4 मेंबर्स हैं और आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है और आपको इस 30,000 रुपए में ही अपना पूरा महीने का खर्च मैनेज करना है, जैसे कि राशन, पेट्रोल, सब्जी, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली और पानी का बिल। इन सब के अलावा भी और भी बहुत से खर्च होते हैं जो आपको हर महीने करने पड़ते हैं और ये सभी खर्च आपको 30,000 रुपए के अंदर ही करने हैं। यहाँ पर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है और अगर आपने अपने सभी खर्चों को 25,000 रुपए के अंदर ही मैनेज कर लिया तो यहाँ पर आपका बजट 5,000 रुपए से सरप्लस में चले जाएगा। यानी कि आपने अपने सभी खर्चों को पूरा करने के बाद 5,000 रुपए बचा लिया है। और अगर आपका बजट 30,000 रुपए है और आपके खर्चे 35,000 रुपए है तो यहाँ पर आपका बजट 5,000 रुपए से डेफिसिट में चले जाएगा। यानी कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए 5,000 रुपए उधार लेना पड़ेगा। आपकी कंडीशन में आप ये उधार या तो अपने दोस्त, रिश्तेदारों या फिर पड़ोसियों से लोगे। लेकिन एक देश की कंडीशन में जिसकी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है तो वो अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए या तो बैंकों से लोन लेगा या फिर अपने असेट्स को बेच देगा। भारत की आजादी से लेकर आज तक जितने भी बजट पेश हुए हैं वो सभी बजट घाटे के बजट रहे हैं। यानी कि हमारे देश की इनकम कम है और देश को चलाने के लिए खर्च ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत सरकार की टोटल इनकम 22,84,000 करोड़ थी और भारत सरकार के टोटल एक्सपेंसेस 39,44,000 करोड़ थे। यानी कि हमारे देश का बजट 16,61,000 करोड़ से डेफिसिट में चला गया। यानी कि हमारे देश की इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं। अब तो आप लोग बजट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक्चुअल बजट की। तो इस साल के बजट को विजन फॉर अमृत काल का बजट बताया गया है और इस साल के बजट को एक बेस बनाया गया है साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जो कि इस समय देश के यूथ के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है, यानी कि 33% का इजाफा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे कि सड़क, पुल, रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट और बंदरगाह। और इसकी वजह से देश में न्यू जॉब्स क्रिएट होती है और इसकी वजह से सरकार की संपत्ति में भी वृद्धि होती है। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती है तो इसकी वजह से इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि सरकार का पैसा डायरेक्ट लोगों की जेब में जाता है और इसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और जितना ज्यादा डिमांड होगा उतनी ही ज्यादा सप्लाई होगी और डिमांड और सप्लाई के बीच का यही बैलेंस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा बजट में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया है, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार इस सेक्टर के ऊपर काम नहीं करना चाहती। इसके अलावा सरकार ने एजुकेशन बजट को 8.3% से बढ़ा दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन ये काफी छोटा इंक्रीजमेंट है
एजुकेशन बजट 1.04 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.12 लाख करोड़ कर दिया गया है। जब सरकार साल 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी, तब सरकार ने कहा था कि वो एजुकेशन बजट को जीडीपी के 6% तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय एजुकेशन बजट जीडीपी का सिर्फ 3% है। इसके अलावा सरकार ने एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के स्कीम को प्रपोज किया है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट उस डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। इससे पहले भी सरकार ने अपने पिछले बजट के दौरान डिजिटल यूनिवर्सिटी के स्कीम को प्रपोज किया था, और जब मैंने इसे रीचेक किया तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर काम चल रहा है और मुझे इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव आर्टिकल्स भी मिले। यानी कि सरकार अपने किए हुए वादों को भूली नहीं है और उसे अपने कुछ वादे याद हैं और वो उसके ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे डिफेंस बजट को 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये डिफेंस बजट में काफी ह्यूज इंक्रीजमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत को पाकिस्तान और चीन से काफी चुनौतियां मिल रही हैं, और इस पैसे का इस्तेमाल इंडियन आर्मी को और भी ज्यादा एडवांस और डेवलप बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा भारत अपने हथियार खुद से बना सके और उसे दुनिया के बाकी देशों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के स्पोर्ट्स बजट को बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से भारत के खिलाड़ी ग्लोबल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं और भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार का ये स्टेप काफी अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई की। तो बजट के दौरान महंगाई के ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन्फ्लेशन का जो अनुमान लगाया गया है वो है 6.8%। और क्या ये बजट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, ये सिर्फ एक सवाल है। सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों के दौरान, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में, भारत में इन्फ्लेशन का जो एवरेज रेट रहा है वो है 4.7%। अब मुझे ये नहीं पता कि सरकार इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए डाटा कहां से लेती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें सरकार को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और कोविड पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में चीजों के दाम बढ़े थे और कई विकसित देशों में इन्फ्लेशन सेकंड डिजिट तक पहुंच गई थी, होपफुली इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना इन्फ्लेशन की सिचुएशन इंडिया में और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। अब दोस्तों, अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो अगर हम पेट्रोल की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल और महंगाई के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है और जैसे ही पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, चीजों के दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आज से कुछ महीने पहले तक आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत रशिया से काफी सस्ता पेट्रोल खरीद रहा है, $50, $55 प्रति बैरल के हिसाब से, लेकिन भारत सरकार ने 50 पैसे भी पेट्रोल के प्राइस को कम नहीं किया। क्या ये सिर्फ एक जुमला था या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर को सपोर्ट किया है और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, हेल्थ सेक्टर के बजट को 13% से बढ़ाकर 89,155 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें से 86,175 करोड़ रुपए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिलेंगे और 2,980 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को मिलेंगे। इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि भारत में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा और भारत के हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूव करेगा, अगर इस स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। इस हेल्थ सेक्टर के बजट की सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है और साल 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त भारत बनाने की बात कही गई है। इस बजट में यूथ को स्किल्ड बनाने की बात कही गई है ताकि वो फ्यूचर के जॉब के लिए तैयार हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया गया है और इसके अलावा 30 नई स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है। दोस्तों, ये स्किल इंडिया का बजट एक जुमले से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, बस इसका नाम बदलकर हमारे सामने फिर से पेश किया जा रहा है और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन को पहली बार लॉन्च किया गया था और तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा था कि वो 100 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स को खोलेंगे, जिसमें यूथ के स्किल और पोटेंशियल बढ़ाने की बात कही गई थी और साल 2022 तक 100 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करने की बात कही गई थी। अब सरकार ने स्किल इंडिया के तहत कितने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराए और कितने नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल्स खोले, ये बात तो सिर्फ सरकार ही जानती है,
क्योंकि इसका कोई भी डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी यानी कि मिडिल क्लास की। तो सरकार ने 9 सालों के बाद अपना टैक्स स्लैब बदला है और इस नए बजट के अकॉर्डिंग 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो कि पहले 5 लाख रुपए तक था। आप नया टैक्स स्लैब यहाँ पर देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कितनी इनकम वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा। इस नए इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स को कम किया गया है ताकि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचे और वो ज्यादा पैसा खर्च करे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट मिले। यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार ने इनकम टैक्स कम जरूर किया है, लेकिन पुराने टैक्स स्लैब में जो आपको छूट मिलती थी वो छूट आपको यहाँ पर न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पुराने टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स फाइल करते थे और सरकार को ये दिखाते थे कि आपने इतनी जगह पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको टैक्स में डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वैसे भी दोस्तों ये छूट सिर्फ 6% लोगों को ही मिलेगी, तो आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि भारत में सिर्फ 6% लोग ही इनकम टैक्स फाइल करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 करोड़ लोग। इसके अलावा दोस्तों इस बजट में बहुत सी चीजें महंगी हुई है और बहुत सी चीजें सस्ती हुई है। सरकार ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए अपने बजट को बढ़ाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बजट के कंक्लूजन की। तो सरकार ने ओवरऑल बजट तो काफी अच्छा बनाया है, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, लेकिन सवाल है बजट के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। हमने पास्ट में इसी तरह के और भी बहुत से बजट देखे हैं जिसे सरकार सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई और उसका फायदा नहीं पहुंच पाया जितना पहुंचना चाहिए था। देखिए इस बजट से कुछ लोग नाराज हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं और हर इंसान को खुश कर पाना लगभग नामुमकिन है। ये बिल्कुल एक घर की तरह है। घर में कभी किसी मेंबर को खाने के लिए ज्यादा मिल जाता है और कभी किसी को कम मिलता है, कभी किसी के ऊपर पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं और कभी किसी के ऊपर कम होते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इस बजट को देखने के बाद खुशी सिर्फ इस बात की है कि ये एक चुनावी बजट नहीं है, क्योंकि आने वाले 1 साल में भारत के 9 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा का इलेक्शन भी है। सरकार ने इस बजट को भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया है, न कि चुनाव को ध्यान में रखकर, और ये बात काफी अच्छी लगी। दोस्तों आपको ये बजट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर भी बजट को आसान और सिंपल भाषा में समझ सकें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।